क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री। अभी नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों स्वराज इन प्लांटेशन इसके बारे में पढ़ा था कि बागानों में कैसे मूवमेंट हुआ, कैसे मैंने यह मूवमेंट जो स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ, पहले तो नगरों से इसका प्रारंभ हुआ, बाद में देहातों में आया, फिर ट्राइबल्स में, और फिर चाय बागानों में काम करने वाले लोगों ने इस स्वराज को कैसे समझा और किस प्रकार इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता के आंदोलन में, स्वराज्य के आंदोलन में उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो स्वराज्य, वहाँ बागानों में काम करने वाले लोगों को ब्रिटिश नियमों के अनुसार बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर किसी विशेष परिस्थिति में जाना हुआ तो उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी, और वो अनुमति बड़ी मुश्किल से मिलती थी। तो उनके अपने घरों से भी संबंध समाप्त हो गए थे। और जब उन्होंने सुना कि स्वराज्य आंदोलन शुरू हुआ है, जिसमें उनमें बाहर जाने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, वो अपने घरों तक जा पाएंगे और बाहर भीतर माने बागानों से बाहर जाकर बाजार आदि से संपर्क में भी रहेंगे, तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों की अनसुनी कर दी और वे बागानों से बाहर निकल आए। और कुछ लोग जो है वहाँ से अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन उस समय ट्रेन और इन नावों में भी हड़ताल चल रहा था, तो वे अपने घर न पहुँच पाए। बीच में ही पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, उनको बेरहमी से पीटा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और इस तरह उनका यह आंदोलन असफल रहा। बाद में गांधी जी ने देखा कि जो स्वराज आंदोलन है वो धीरे धीरे हिंसात्मक होता जा रहा है, तो उन्होंने फिर उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहा। आंदोलन की विधा में दूसरे ढंग से आंदोलन करना शुरू करने की बात सोची, और वो रहा सिविल डिसोबीडियंस का, सविनय अवज्ञा का, जो अहिंसात्मक ढंग से सरकारी आदेशों को न मानने की बात जिसमें कही गई। तो सिविल डिसोबीडियंस की ओर कैसे चले, इसका आरंभ कैसे हुआ, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 की फरवरी में गांधी जी ने निश्चय किया कि हम अपने आंदोलन को वापस लेने, स्वराज आंदोलन को वापस लेने का निश्चय किया। ही डिसाइडेड दैट दिस स्वराज मूवमेंट इज टू बी टेकन बैक। He felt the movement was turning violent in many places. उन्होंने ये अनुभव किया कि यह आंदोलन अब हिंसात्मक होता जा रहा है। कई स्थानों पर ये हिंसात्मक रूप लेता जा रहा है। एंड सत्याग्रह नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड। सत्याग्रही needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. और सत्याग्रही, उन्होंने ये अनुभव किया कि सत्याग्रहियों को उचित ढंग से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और तभी वे सामूहिक सत्याग्रह में भाग ले सकेंगे। पर सत्याग्रहियों को ट्रेंड करना है कि वे हिंसात्मक न हो जाए। हाउ टू operate the Satyagraha movement. For this, there should be a training for the people who are taking part in it.
and therefore he decided to stop this movement for the time being. उन्होंने ये देखा कि यह आंदोलन हिंसात्मक होता जा रहा है, तो पहले सत्याग्रहियों को ट्रेनिंग देनी आवश्यक है, और ट्रेनिंग देने के बाद ही फिर कोई सामूहिक संघर्ष शुरू किया जा सकता है. Within the Congress, some leaders were now tired of mass struggle. और कांग्रेस में भी जो अन्य लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ऐसे नेता थे जो इस सामूहिक संघर्ष से ऊब चुके थे, थक गए थे, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल. और वे प्रोविंशियल काउंसिल में वो प्रांतीय ये जो विधायिका समिति थी उसके इलेक्शन में भाग लेना चाहते थे. वो चाहते थे कि हम जो चुनाव हो रहा है विधायिका का, काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है प्रांतीय स्तर पर, हम उसमें भाग लें. दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून के 1919 के कानून के तहत आरंभ किया गया था. जिस चुनाव का निर्धारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में निर्धारित किया गया था, उसमें भाग लेने की बात लोगों ने सोची, कांग्रेस के ही अन्य नेताओं ने, क्योंकि वे सामूहिक आंदोलन से थक चुके थे. दे वर टायर्ड ऑफ दिस मास agitation, is this mass movement, and therefore they wanted to take part in the provincial council, in the election of the provincial council, which has been organized by the Government of India Act 1919. They felt that it was important to oppose British policies within the council. उनका यह कहना था कि काउंसिल में रहकर हम ब्रिटिश नीतियों का विरोध करें, हम चुनाव में भाग लें, काउंसिल के मेंबर बने, और एज ए मेंबर उस असेंबली के मेंबर के तहत हम गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध करें. आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, और उसमें सुधार के लिए अपना तर्क प्रस्तुत करें. एंड आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वेर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक. और यह भी हम दिखावें कि अगर काउंसिल में हमारी बात नहीं मानी जाती है तो ये काउंसिल प्रजातांत्रिक नहीं है. हम इसका प्रचार करें, लोग इसको स्वीकार करें, लोगों में यह बात जाए कि हमारी जो राय है उसको ये काउंसिल नहीं मान रही, इसका मतलब ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये एक ढोंग है डेमोक्रेसी. दे वांटेड दैट दे शुड टेक पार्ट इन द इलेक्शंस and be the member of the council, and being the member of the council they will oppose the government policies from within the council, and if they not agree with our pleadings, with our arguments, then we will show it, we will demonstrate it that the council is not democratic. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for return to council politics. और C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू मिलके उन्होंने एक स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली कि वे इस काउंसिल में भाग लेने के लिए अपनी बात कांग्रेस में रखें. इसके पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया उसी कांग्रेस में से, और उन्होंने ये कहा कि पार्टी काउंसिल के चुनाव में भाग लेना
हमारे लिए हितकर है। एंड टू present their argument in the Congress, they organized, Mrs. C.R. Das and Motilal Nehru organized a Swaraj party in the Congress itself. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन जो नए तबके के नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने त्वरित या उग्र सामूहिक आंदोलन और पूर्ण स्वराज की मांग पर बल दिया। उन्होंने कहा यह तीव्र आंदोलन किया जाए और पूर्ण स्वराज की मांग की। ये नेहरू और सुभाष का मत था। They were the young leaders of the Congress and they pressed their idea that there should be a radical mass agitation and we should argue for the full independence. Our demand will be for full independence. वो पूर्ण स्वराज्य की मांग रखेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। ऐसा नए वर्ग के जो नेता सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे उन्होंने कहा। इन सच सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिस्कशन, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. ऐसी स्थिति में आंतरिक बहस मुहावरे, आंतरिक वाद प्रतिवाद और डिस्कशन और बहस से दो तथ्य सामने आए और उन्होंने भारतीय राजनीति को 1920 के अंतिम चरण में एक दूसरा स्वरूप दिया। माने आपस में लोगों में बातचीत हुई, आपस में लोगों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, वाद विवाद हुए, बहस मुहावरे हुए और उसके बाद भारतीय राजनीति में दो चीज़ें उभर कर आईं 1920 के अंतिम भाग में। The first was the effect of worldwide economic depression. पहली चीज़ तो थी विश्वव्यापी आर्थिक दबाव, आर्थिक निराशा थी। When there has been a great crisis in the economic situation in the world, विश्व की आर्थिक स्थिति में एक बड़ी ही क्राइसिस की स्थिति आ गई। एग्रीकल्चरल प्राइसेस began fall from 1926 and collapse after 1930. 1926 के बाद एग्रीकल्चरल प्राइसेस, कृषि संबंधी मूल्य बहुत गिर गया। कृषि संबंधी सामानों का मूल्य बहुत ही गिर गया और 30 तक आते आते तो बिल्कुल धराशायी हो गया। As the demand for the agricultural goods fell, अब कृषि उत्पादों में की मांग के कम हो जाने के कारण and export declined, निर्यात बहुत कम हो गया। Peasants found it difficult to sell the harvest, किसानों के लिए अपनी फसल को बेचना मुश्किल हो गया। and pay their revenue, और अपनी लगान देना कठिन हो गया। क्योंकि विश्व स्तर पर
कृषि उत्पादों के मूल्य में बड़ी कमी आ गई। किसान अपना सामान बेचने में असमर्थ हो गए, लगान देने में असमर्थ हो गए। इससे स्थिति बहुत ही डिप्रेशन की बन गई, बहुत ही अवसाद की स्थिति बन गई। लोग बहुत ही गंभीर स्थितियों में हो गए। By 1930, 1930 तक the countryside was in a turmoil, और देहातों में 1930 में 30 तक विप्लव की स्थिति पैदा हो गई, उथल पुथल मची है। There has been a turmoil, total disturbance in the countryside, in the villages, because their crops were not being sold in the market on proper prices. Their income has totally collapsed, and in that situation they were not able to pay their revenue, and therefore they were too much depressed. And a situation of turmoil was in the villages. Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. और अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड और इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध जो ट्राई की ब्रिटेन में सरकार थी, उसने एक संविधिक कमीशन बना दिया अंडर सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। उन्होंने एक आयोग गठित कर दिया, एक कानूनी आयोग गठित कर दिया ब्रिटेन की सरकार ने इन्हीं परिस्थितियों में। In such situations, the British government organized a commission, and the in charge of this commission was Sir John Simon. Therefore, this commission was named as Simon Commission, and this was a legal commission established by the British government, set up in response to the nationalist movement. The commission was to look in the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. Set up in response to the national movement, जो राष्ट्रवादी आंदोलन भारत में चल रहा था, उसके उत्तर में, उसके जवाब में यह कमीशन सरकारी कामकाज के संवैधानिक स्वरूप के निरीक्षण के लिए तथा उनके सुधारों की सलाह देने के लिए गठित किया गया था। जानिए, इस कमीशन का गठन इसलिए किया गया था कि संवैधानिक जो सिस्टम इंडिया में चल रहा है वो कैसे काम कर रहा है और उसमें कैसे सुधार किया जाए, इसकी सलाह दे। और यह गठन जो था वह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में था। जो लोग आंदोलन कर रहे थे, ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं, क्या स्थितियां हैं भारत की, इसके अध्ययन के लिए इस कमीशन को भेजा गया कि संवैधानिक व्यवस्था को जाके देखे और उसमें क्या सुधार अपेक्षित है, इसकी सलाह दे यह कमीशन। This commission was to suggest to the British government if there was any need
in the improvement of the constitutional system or the constitutional function of the government in India. The problem was that the commission did not have single Indian member. इसमें समस्या ये थी कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जो कमीशन साइमन कमीशन गठन किया गया, इसका कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। नो इंडियन was the member of this commission. This was the problem. They were all British. इसके सभी सदस्य अंग्रेजी थे। तो भारतीय समस्याओं को बताएगा कौन? Who will represent the Indian problems? This was the problem, and therefore it was opposed. और इसलिए भारतीयों ने इसका अपोज किया। When Simon Commission arrived in India in 1928, और जब यह साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन, तो इसका इस नारे से स्वागत किया गया कि गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। ये नारा लगा के भारतीयों ने इसका स्वागत किया। जब यह भारत पहुंचा कमीशन यह 1928 में, तो भारतीयों ने इनके स्वागत में इनके वापस जाने का नारा लगाया, मैंने इनका विरोध किया। They opposed the Simon Commission and they said that you have to go back because there is no any member, no any Indian is member of this commission. All parties, सभी दल, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. सभी दलों ने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मिलकर प्रदर्शन किए। The demonstrations were made by the Congress as well as the Muslim League in an effort to win them over. The Viceroy, Lord Irwin, announced in October 1929 a wide effect of dominion status for India in an unspecified future. और इस स्थिति में लॉर्ड इरविन, जो समय वाइसराय था इंडिया का, उसने अक्टूबर 1929 में एक डोमिनियन स्टेटस की घोषणा कर दी, जिसका कोई भी निर्धारित भविष्य नहीं था, न कोई स्वरूप था, न कोई निर्धारित भविष्य था, न उसके कोई नियम थे। केवल इसके शमन के लिए उसने एक डोमिनियन स्टेटस की घोषणा कर दी। एंड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस संविधान पर बहस करने के लिए बनाई गई। फ्यूचर भविष्य में वो बनने वाले संविधान पर बहस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का गठन कर दिया गया। डोमिनियन स्टेटस की घोषणा कर दी 1929 में, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें ये हुआ कि भारत के आगे आने वाले संविधान पर बहस मुआवजा की जाए, चर्चा की जाए, टू डिस्कस ऑन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जो नए संविधान का निर्माण किया जाए भारत के लिए, उस पर लोग आपस में बहस करें, चर्चा करें। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, और इससे कांग्रेस नेता जो है संतुष्ट नहीं हुए।
इस गठन से कांग्रेस नेताओं को संतुष्टि नहीं। द रेडिकल्स विद द कांग्रेस, और जो त्वरित आंदोलनकारी थे, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर लेड बाई जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस became more assertive। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस के साथ यह अधिक प्रभावकारी हुई, अधिक असर्टिव हो गए, सक्रिय हुए। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, और जो उदारवादी लोग थे, जो मॉडरेट लोग थे, who were proposing a constitutional system with the framework of the British Dominion, जो ब्रिटिश राज्य के साथ मिलकर एक संवैधानिक स्वरूप का ढांचा तैयार कर रहे थे, ऐसे लिबरल सुधारवादी लोग ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, उनका धीरे धीरे प्रभाव समाप्त हो गया। जो उदारवादी और मॉडरेट लोग थे, शमनवादी लोग थे, वो लोग ब्रिटेन साम्राज्य से मिलकर एक ऐसे संवैधानिक ढांचे का निर्माण कर रहे थे जिसका विरोध किया नेहरू और सुभाष ने, जो रेडिकल मूवमेंट चलाना चाहते थे। और परिणाम ये हुआ कि ये उदारवादी लोगों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। इन दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, 1929 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी। पूर्ण स्वराज्य को फॉर्मलाइज किया उन्होंने, पूर्ण स्वराज्य की मांग को निरूपित किया, स्थापित किया। और फुल इंडिपेंडेंस इन इंडिया, फॉर इंडिया, भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग भारत के लिए की। इट वॉज डिक्लेयर्ड, और ये घोषित कर दिया गया कि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 would be celebrated as the Independence Day। 1930 की 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये उन्होंने घोषणा कर दी कि हम 1930 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। When people were to take a pledge to struggle for complete independence, और जहाँ लोग पूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रतिज्ञा करेंगे, प्रतिबद्ध होंगे, जहाँ लोग भारत की पूर्ण आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि दे विल टेक ए प्लेज, they will take an oath to struggle for the complete independence, for the full independence of India on 30th January 1930।
on 26 January 1930. But the celebration attracted very little attention. लेकिन इस सेलिब्रेशन से, इस समारोह ने बहुत कम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। बहुत कम लोग इस निश्चय से प्रभावित हुए। A very few members of Congress or Indians were influenced with this celebration. So, Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issue of everyday life. और इसलिए गांधी जी ने एक ऐसे मार्ग का अन्वेषण करना चाहा जिससे स्वतंत्रता की यह अप्रत्यक्ष स्वतंत्रता का यह अप्रत्यक्ष विचार दिन प्रतिदिन के जीवन के प्रत्यक्ष विचारों से जोड़ा जा सके। स्वतंत्रता का जो यह अप्रत्यक्ष आदर्श था, इसको जीवन के प्रत्यक्ष या जीवन के ठोस स्वरूप से संबंधित किया जाए। दिन प्रतिदिन के जीवनचर्या से इसको जोड़ने का प्रयास गांधी जी ने किया। जो अमूर्त भाव था इसका, इसे दिन प्रतिदिन के मूर्त जीवन से संबंधित करने का निश्चय गांधी जी ने किया। कैसे इसे हम जो लोगों के जो अप्रत्यक्ष भाव हैं स्वतंत्रता के, उनको कैसे मूर्त स्वरूप दिया जा सके और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में लोगों से उतार सकें, रूपायित कर सकें।